गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27 अगस्त 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी लिए मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती हूँ। स्टार्टिंग हम करते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में सो दैट यू गाइज कैन नो व्हाट इज टीचिंग स्टाइल ऑफ माइंड। इफ़ यू लाइक यू कैन स्टे विथ मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एट द सेम मोमेंट। इफ़ यू डोंट इट्स ओके टू स्किप इट, यू कैन स्किप द वीडियो। नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम करते हैं प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद हम मेंस रेलिवेंट जितनी भी न्यूज़ होती हैं उसको मेंस के पर्सपेक्टिव के साथ में डिटेल में जाकर पढ़ते हैं, प्रोज कौन अगेंस्ट सब कुछ देखते हुए। देन वी मूव फॉरवर्ड एंड वी कवर ऑल द न्यूज़ विच कैन बी रेलिवेंट फॉर द प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम मैपिंग के लिए एक जो प्लेसेस होते हैं न्यूज़ में आते हैं उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड देन वी एंड अवर वीडियो विद द वोकेबुलरी ऑफ डे। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में विच इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स के लिए ही हम इसको पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि कैसे इजराइल ने हजबोला के ऊपर जो है अटैक किया और ये हजबोला का जो ग्रुप है वो लेबनान में है। अब जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पूरी स्टोरी का पहले से ही अंदाज़ा है। जो नए नए सब्सक्राइबर आए हैं, चलिए आप लोगों के लिए मैं आपको एक बार रिविज़न करवा देती हूँ। वी नो दैट यहाँ पर इसराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। युद्ध का कारण क्या था, हम देखते हैं कि गाजा के अंदर का जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो आते हैं यहाँ पर इसराइल के अंदर ऑन अक्टूबर 7 2023 और उसके बाद में उनके ऊपर अटैक करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। मतलब ऐसे ही जो कॉमन सिविलियन थे उनके ऊपर अटैक किया गया। इसके पीछे थ्योरीज आई कि अटैक क्यों हुआ था। कुछ लोगों का बोलना था ईरान जैसी कंट्री में कि ईरान ये नहीं चाहता था, गाजा भी ये नहीं चाहता था कि सऊदी अरेबिया के साथ में जो अब्राहम अकॉर्ड यहाँ पर साइन होने वाला था, जिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली इसराइल जो था वो एक पीसफुल ट्रीटी कर रहा था सऊदी अरेबिया के साथ में, एंड सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे वो इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार थे। वो गाजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड दैट इज़ वाई दे अटैक्ड इट। बट इसराइल चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, उसकी हिस्ट्री ही इस प्रकार की रही है। तो हम देखते हैं इसराइल ने क्या किया, बैक अटैक किया। उन्होंने अभी तक काफ़ी समय, ये होने वाला अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध कंटिन्यूसली चल ही रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अदर जो साउथ वेस्ट का ईस्टर्न जो हम पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं उसमें ये युद्ध फैलने के पूरे पूरे आसार हैं। और ऊपर का इसराइल के जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ में तो हम लेबनान नाम की कंट्री को देख पाते हैं जिसमें हजबुल्ला ग्रुप है। और ये हजबुल्ला जो ग्रुप है ये कोई पॉलिटिकल ऐसे ग्रुप नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, हाइती ग्रुप देखने को मिलेगा यमन के अंदर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरान बैक्ड है। ईरान क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन आर अगेंस्ट ऑफ इसराइल, क्योंकि ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें जो पैलेस्टीन के पीपल हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना है। व्हाट इसराइल इज डूइंग इज कंसीडर शुड कंसीडर रॉन्ग हियर। तो वो कोई मान नहीं रहा है, तो इसी वजह से ये लोग इसराइल के खिलाफ है। इसी वजह से हजबुल्ला और हैती ने क्या किया था, रेड सी के अंदर यहाँ पर जो भी कंट्री उनको लग रहा था कि इसराइल के साथ में खड़ी हुई है उनके सबके ऊपर, उनके जो शिप्स होते थे, विशल्स होते थे ट्रेड करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली इंडिया को भी इससे काफ़ी घाटा हुआ क्योंकि हम भी, हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेड अब है वो कहाँ से कर रहे हैं, अफ्रीका के नीचे से जा रहे हैं यूरोप के पास में। तो ये हमारे लिए जो कैप ऑफ गुड हॉप्स हम देख पाते हैं अफ्रीका से, जो कि हमारा रास्ता जो था बहुत लंबा बना देती है, कोस्ट बहुत लंबा बना देती है। इसके लिए कुछ प्रीलिम्स रेलिवेंट फैक्ट बताती हूँ। तो अमेरिका ने यहाँ पर ऑपरेशन गार्डियन को भी चलाया था। तो ऑपरेशन गार्डियन अगर प्रीलिम्स में आता है तो वो किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका ने किया था। इंडिया उसका मेंबर नहीं बना था, अदर कुछ कंट्रीज थे जो उसके मेंबर बनी थी ताकि वो लोग हजबुल्ला से यहाँ पर जो उनके शिप्स होते हैं उनको क्या कर सके, बचा सके। हालांकि स्टिल इंडिया रिस्क नहीं ले रहा है और आज भी हम जो रेड सी है उसके थ्रू मेडिटेरियन सी में जाने की कोशिश नहीं करते। ओनली 1% ऑफ ट्रेड इज हैपनिंग फ्रॉम देयर। नाउ अब आते हैं हम मेन बात पे कि ये सब तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, अब ऐसा क्या हो गया। अब तक पहले भी हमने देखा 1-2 बार एयर स्ट्राइक जो है लेबनान और इसराइल दोनों के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी जब इसराइल ने ये यहाँ पर एयर अटैक किया तो उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि हजबुल्ला का जो ग्रुप है वो इसराइल के ऊपर बहुत सारे एयर अटैक करने की सोच रहा था, बहुत सारे बॉम्ब्स डालने की सोच रहा था। दैट माइट बी सम इनर इंफॉर्मेशन जो इसराइल को लगी और इसी वजह से उन्होंने पहले हमला कर दिया।
हजबुल्ला की बोले तो समझ में आ रहा है कि मिलिट्री कैंप के अंदर से 3 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। एंड इसराइल की तरफ से एक नेवी के सोल्जर थे जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चली है फ़िलहाल के लिए। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट रही है। हजबुल्ला ने ऑब्वियसली इसके जो वापिस है उसी समय पे जब उनके ऊपर अटैक होने लगा तो उन्होंने भी काउंटर इस पे किया। अब आगे लेबनान गवर्नमेंट क्या करती है और आगे मुद्दा क्या निकलेगा वो हम देखेंगे जब नेक्स्ट आर्टिकल कल इसके बारे में कुछ आएगा तो। फिलहाल के लिए अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो क्या ये किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, इंडिया का क्या इसका क्या स्टैंड रहना चाहिए, ये हम देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि ये कुछ हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो देखिए कैसे इंडिया चाहता था कि हम जिस प्रकार से चाइना जो है वो क्या बना रहा है, ब्री बना रहा है। ब्री यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिस हिसाब से चाइना क्या कर रहा है, सेंट्रल जो यहाँ पर एशिया है उससे होता हुआ यूरोप में जा रहा है, तो अपने रोड्स वगैरह बना रहा है। इंडिया भी ऐसा एक रोड बनाना चाहता था। उसके लिए इंडिया ने क्या किया कि मुंबई से जाते हुए इंडिया ने यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को छोड़ दिया और यहाँ से इसराइल में से होते हुए और सऊदी अरेबिया से होते हुए वो मेडिटेरियन में जाना चाहता था। ये हमारा भी प्रोजेक्ट था और इसको हमने G20 में ही अनवेल किया था। लेकिन क्योंकि अभी जो ये सब हो रहा है, अब जो ये हम देख पा रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट भी अटक चुका है और इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम ये भी दिखाई दे रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम हम देखेंगे, एक तो हमारा ये यूरोपियन जो इंडिया यूरोपियन कॉरिडोर था वो नहीं बन पा रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि कैसे हमारे शिप का जो हमें ट्रेड यहाँ से रिमूव करना पड़ रहा है इस पूरे के पूरे रेड सी एरिया से, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा हम लोग क्या है कि हम लोग पीस चाहते हैं, ना ही तो हम कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल साइड पे है, ना तो हम कह रहे हैं कि हम गाज़ा की साइड में, और ना ही हमने कोई स्टेटमेंट दी है अबाउट इसराइल ऑल्सो। हाँ, एक बार कंडेम जरूर किया गया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जो भी ये सब हुआ था उसके ऊपर कंडेमिनेशन बिल्कुल हुई थी, निंदा हुई थी, लेकिन उसके बाद ही उनका स्टांस जो था वो लगातार न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये जो वॉर है, अगर ये लेबनान के बीच में और छिड़ जाती है और आसपास की जो और कंट्री है उनके बीच में और यहाँ तक पहुँच जाती है, तो उसके बाद में इसका जो रिजल्ट होगा वो गलत ही होगा। ओवरऑल मॉनेटरी जो यहाँ पर मार्केट्स होती है, कैपिटल मार्केट हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड, उनके ऊपर इसका रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगेन ट्रेड के ऊपर और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा, और ज़्यादा लोगों की जान जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑल ओवर जो वॉर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। तो यहाँ पर संधि होनी चाहिए और शांति यहाँ पर जल्दी से आ जानी चाहिए। एनीवे, अब हम देखते हैं मैप की मदद से कि लेबनान है कहाँ पर। यहाँ पर हम सबसे पहले इसराइल को देख पाएंगे जो कि मेडिटेरियन सी से अपनी मोस्ट ऑफ द मेरिटाइम बाउंड्री को टच करता है। इसी के साइड में हम इजिप्ट यानी कि सिनाइन पेनिनसुला को देख पाते हैं, जो कि हम देखेंगे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका भाग है। इसके अलावा यहाँ पर आप गाजा को देखेंगे, दिस इज़ द गाजा एंड दिस इज़ द वेस्ट बैंक, जो कि अलग अलग बटे हुए हैं ना। आप हमेशा देखना कि जैसे ही ब्रिटिशर किसी भी कंट्री से मोस्टली गए हैं ना, तो उसको बांट के इसी प्रकार गए हैं। अब हम देखते हैं कि 1948 में उन्होंने इसराइल को बसाया था। इसराइल जब उन्होंने बसाया तो उसके लिए जो यहाँ पर पहले लोग रह रहे थे उनको बांट दिया गया, क्योंकि एंशियंट जब वो टाइम पे जाते हैं और मेडिवल समय पे हम देखते हैं, एंशियंट टाइम पे तो यहाँ पर जूस रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, लेकिन मेडिवल टाइम पे यहाँ पे अरबी लोग आ गए और उन्होंने क्या कर दिया कि जो जूस लोग होते थे उनका नरसंहार करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी वजह से जूस थे वो यहाँ से निकल गए, कुछ इजिप्ट से होते हुए अफ्रीकन कंटिनेंट के जो ऊपर की कंट्रीज है उनमें रहना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट टू यूरोप। लेकिन जब इसराइल को दोबारा से बचाया गया यहाँ पर और बसाया गया, तब क्या हुआ, तब हम देखते हैं कि ये जो ज्यूज थे ये वापस आ गए अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन इसके लिए जो यहाँ पर पहले रह रहे थे फिलिस्तीन के लोग, उनको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम जो हम यहाँ पर ईस्टर्न साइड में देखेंगे गाजा स्ट्रिप रखा गया और दूसरे का नाम यहाँ पर वेस्ट बैंक रखा गया। अभी इतना छोटा नहीं था, गाजा का जो एरिया था वो मोस्टली यहाँ तक आता था, वेस्ट बैंक एरिया वॉज ऑल्सो बिग। लेकिन इसराइल ने कभी कभी जब इनके युद्ध हुए इन दोनों कंट्री के साथ में, तो उसके बाद में यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी सारा अपने पास में रख लिया। ये प्रॉब्लम लगातार चल रही है लैंड के ऊपर। यही आप इंडिया पाकिस्तान का देखेंगे, कैसे इन्होंने क्या किया था कि इंडिया को बीच में रखा, इधर पाकिस्तान बना दिया, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बनाया, यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बनाया, ये हम देख पाते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको और जगह भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं इनकी स्ट्रेटजी हमें ये एक तरीके से दिखाई देती है कि किस प्रकार से ये जो लोग थे वो काम करते थे।
इवेंचुअली अब लगातार 1948 से ही यहाँ पर लड़ाइयाँ रहती ही हैं, हमेशा गाज़ा और इज़राइल के साथ में। ऊपर हम लेबनान को देखेंगे और इधर हम सीरिया से इसकी बाउंड्री को टच होते हुए भी देख पाते हैं। इज़राइल में जो सबसे बड़ी लेक है वो है लेक तिबिग्रास, या जिसको सी ऑफ गलीली भी बोला जाता है। इवन यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ से जॉर्डन रिवर जो है वो इस लेक से आती हुई डेड सी के अंदर चली जाती है। तो इट्स ए इम्पोर्टेंट पार्ट, और प्रीलिम्स के लिए आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। डेड सी को आप यहाँ पर देख पाएंगे जो लगातार श्रंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन के साथ में इसकी ऑब्वियसली जो टेरिटरी है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया को देखेंगे जिसका जो नीचे का भाग है वो सऊदी अरेबिया के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है। नाउ द निगेव जो है ये डेजर्टी एरिया को हम इधर देख पाएंगे इजराइल में, और यहाँ पर साइरेनियन यानी कि सीरिया का जो डेजर्ट है उसको भी हम देख पाते हैं। गोलन हाइट्स हम देखेंगे लेबनान के ऊपर इस एरिया में, जिस पे हमेशा जो लड़ाई रहती है वो इजराइल की और लेबनान की रहती है। लेबनान कहता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, इजराइल कुछ इसके विपरीत कहता है और वो कहता है कि नहीं, गोलन हाइट्स जो कि ये एरिया है ये पूरा का पूरा ये हमारा है। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन ज्योग्राफी से, ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ये कौन से माउंटेन रेंज की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई हैं। इन चारों स्टेटमेंट को मैं एक एक करके पढ़ के आपको बताऊंगी और आप बताएंगे ये कौन सी माउंटेन की बात हो रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रही है दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अप्रॉक्सीमेटली 720 किलोमीटर थ्रू राजस्थान एंड रीचेज इनटू गुजरात। यानी कि जिस माउंटेन की हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान में है और लगभग 720 किलोमीटर के एरिया में है, और गुजरात के अंदर भी उसका कुछ भाग जो है वो पाया जाता है। दूसरा कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो है ये बनी थी, और ये प्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब यहाँ पर मिडल यूरेशियन प्लेट से टकराया था तब से पहले बनी ही हुई थी। यानी कि जब इंडिया हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका के पास होता था, जब तक वो यूरेशिया की प्लेट जो है उससे आकर टकराया नहीं था, और जब तक हिमालय की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, ये उससे भी पुरानी है। तो हिमालय इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। हमें पता है कि वो सबसे नौजवान है, इसी वजह से सबसे ऊंची भी है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कैसे समय के साथ में इरोजन जो होता है, डेनोडेशन जो होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से पहाड़ जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो इसी वजह से जो सबसे ऊंचे होंगे वो क्या होंगे, यंगेस्ट होंगे। और ये किस एज में है, जिस एज में हम देखते हैं यूरोप में एल्प्स वगैरह भी बन रहे थे। नाउ तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज। तो अब आप फोल्ड माउंटेन रेंज की यहाँ पर बात हो रही है कि स्ट्रक्चर बता दिया जा रहा है कि ये क्या है, फोल्ड माउंटेन की वजह से बना हुआ है, और वर्ल्ड में ये सबसे ओल्डेस्ट जो है उनमें आती है। नाउ फॉर्मिंग रेजिडुअल माउंटेन्स विद एलिवेशन बिटवीन 300 मीटर टू 900 मीटर। यानी कि अब क्या रह गई है, सिर्फ उसका रेजिडुअल, सिर्फ उसका बचा हुआ पार्ट रह गया जो 300 मीटर से 900 मीटर की रेंज में यहाँ पर है। द हाइएस्ट पीक इज इन दिस रेंज इज गुरु शिखर ऑन माउंट आबू। तो ये जो फोर्थ है ये अब तो आपके लिए सवाल को बहुत आसान बना देता है। फोर्थ स्टेटमेंट कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पे देखने को मिलती है, और ये लगभग 1722 मीटर की है। जल्दी से मुझे इसका आंसर अब बता दीजिए। अब इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, तो हम देखेंगे ये कौन सा है। क्या ये वेस्टर्न घाट्स है? ऑब्वियसली इट्स नॉट वेस्टर्न घाट, वो और ज़्यादा बड़े हैं। ईस्टर्न घाट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही चला गया। सतपुरा रेंज हमें पता है कि ये भी नहीं हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट किस चीज़ के बारे में, अरावली रेंज। वेरी गुड, इट इज़ द आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज का हमारा पहला आर्टिकल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इन, हम देखेंगे जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पर आर्टिकल बात करा वो करा है इलीगल माइनिंग की। इलीगल माइनिंग इंक्रोचमेंट, यानी कि आप किसी के एरिया के ऊपर क्या कर रहे हो, उसको कब्जा कर रहे हो। डिफोरेस्टेशन, जंगल को काट रहे हो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अरावली रेंज के ऊपर यहाँ पर क्या खतरा लेकर आ रही है। नाउ अरावली रेंज जो है वो हमें समझ में आता है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान के बीच में आने तक ये फैली हुई है। दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसका कुछ जो पार्ट है वो आप सदर्न दिल्ली के अंदर देख पाएंगे।
अब हम देखते हैं कि नेचुरल ग्रीन वॉल है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इलीगल माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है, इन सभी कारणों की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर डिग्रेडेशन हमें देखने को लगातार मिल रहा है। एज वेल एज यहाँ का जो ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर है वो भी क्या हो रहा है, लगातार डिप्लीट हो रहा है, लगातार यहाँ पर खाली भी होता जा रहा है। एंड दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेन वैसे ही कम होती है। अब अगर ग्राउंड वाटर भी बिल्कुल डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा तो आप खुद ही सोच के देखिए कि लोगों का जीवन कितना और कठिन यहाँ पर होगा। एंड ऑल्सो अबाउट द एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर नहीं है तो फिर आप खेती किस प्रकार से ज़्यादा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसी खेती कर रहे हो बाजरे की जैसे होती है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, बट यू कैन नॉट ईट दैट थ्रू आउट द ईयर। सो आपको वाटर तो चाहिए, एंड ग्राउंड वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। तो इसी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। अगर ये सारी समस्याएं होंगी, चलिए ह्यूमन तो फिर भी कोशिश करेगा अपने सर्वाइवल की, बट व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ, व्हाट अबाउट द एनिमल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, उन सब का क्या यहाँ पर होगा। और ये सब हो जो रहा है लगातार, जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है, मोर देन 90% आर बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन्स, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये सब होते हुए हम ज़्यादा देख पाते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हम देखते हैं एक जर्नल में छापी गई है, दैट इज नेम्ड एज अर्थ साइंस इन्फॉर्मेटिक्स। राजस्थान में 80% ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिल जो रेंज है वो हमें देखने को मिलती है। अदर स्टेट हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात में लगभग 20% का शेयर इसका है। ये अप्रॉक्सीमेटली 692 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है, एंड 10 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक इसकी विड्थ वेरी करती है कि 120 किलोमीटर की चौड़ाई भी कहीं पे 10 किलोमीटर की ही है। ये सब हम देख पाएंगे। हमें पता चल चुका है ऑलरेडी, इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है माउंट आबू के ऊपर में। तो इलीगली लैंड इंक्रोचमेंट जो देखने को मिल रहा है, लैंड इंक्रोचमेंट, वो ज़्यादातर हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इलीगल टूरिज़्म एंड जो कि यहाँ पर टूरिज़्म से रिलेटेड होटल कंस्ट्रक्शन होता है वो हम गुजरात एज वेल एज यहाँ पर राजस्थान का जो सदर्न भाग है, इन दो क्षेत्र में ज़्यादा देख पाते हैं। नाउ इसके अलावा रिसेंट फाइंडिंग में हमें ये भी पता चला है कि कैसे यहाँ पर लैंड यूज डायनेमिक्स जो है वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, होटल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म। एंड ये सब हमें वैसे भी पता है ना, उत्तराखंड वगैरह में जहाँ पर वैसे ही टूरिज्म ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर लैंड वेस्टिंग होता है एंड मास मूवमेंट तक हो जाते हैं। किन कारणों की वजह से? बिकॉज जिस चीज़ के ऊपर आपको इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए, जिस लैंड के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए, आप उतना बर्डन डाल रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, वैसे ही बहुत ज़्यादा जो वेटलैंड वगैरह भी है पूरे के पूरे एरिया में, एनवायरनमेंट हमने वैसे ही बहुत डिग्रेड कर दिया है। इसी में कार्बन फ्लक्स भी आ जाता है। ये जो स्टडी की गई है अर्थ साइंस इंफॉर्मेटिक्स के अंदर, हम देख पाते हैं कि इसी में बताया कि यहाँ पर बहुत ही हाई पॉजिटिव रेट ऑफ कार्बन भी देखने को मिल रहा है इस रीजन में। क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे कुछ जो एरियाज थे जैसे कि तोड़गढ़, राहुली या कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पर हाई रेनफॉल तो हो रही है, लेकिन उसी के साथ में कार्बन भी यहाँ से ज़्यादा जो है डिप्लीट हो रहा है लगातार डिफोरेस्टेशन की वजह से। पेड़ों को जब जलाया जा रहा है या फिर उसकी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे क्या है, कार्बन ज़्यादा निकल रहा है। इवेंचुअली व्हीकल्स आर ऑल्सो कमिंग देयर, टूरिज्म जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। अब हमें दिखाई देता है क्या क्या की चैलेंजेस इस रीजन में और दिखाई दे रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें समझ में आ गया है कि सबसे बड़े तीन ही की चैलेंजेस हैं यहाँ पर, माइनिंग, इंक्रोचमेंट एंड डिफोरेस्टेशन। इन सब पे काम करना चाहिए। तो क्या क्या काम हो सकता है, व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड, यानी कि अब हम करें तो करें क्या, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो यहाँ पर जो माइनिंग है इसी के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए कि माइनिंग को यहाँ पर बिल्कुल बंद करो। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर एक अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी स्थापना की जा सकती है। नाउ इस अथॉरिटी का क्या काम होगा, इसका काम होगा कि जो ऑनगोइंग थ्रेट्स हैं उनको यहाँ पर जो ट्रीट है वो किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो लगातार यहाँ पर लाए जा सके। एंड ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जिसमें वेरियस फील्ड के जो प्रोफेसर्स है, एक्सपर्ट्स है, उनको इंक्लूड किया जा सकता है, सो दैट जो काम है वो ज़्यादा बेहतरी से हो सके। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है,
दैट इज़ लिडार। अब लिडार क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सा फोटोजेनिक मेमोरी के साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे सो दैट हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सके। वी आर टॉकिंग अबाउट लिडार। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है इसका काम होता है कि जो सरफेस है उसको हमें 3D करके यहाँ पर मेजर करना है। ये ओवरलैप है, यानी कि दो, अगर आपने फोटो ग्रामेट्री को ऊपर भेजा हुआ ड्रोन्स वगैरह से इसमें कैमरे लगे हुए, तो पहले ये इमेज जो होगी वो 1 निकालेगा, देन इमेज नंबर 2 होगी और कुछ एरिया ऐसा होगा जो ओवरलैप करेगा। अब इसमें लेज़र की पल्सेस भी होती हैं, तो ये फोटो भी ले सकता है, इमेज भी निकाल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लेजर के साथ में भी, पल्सेस के साथ में हम देख सकते हैं कि कैसे किस एरिया में क्या चीज़ है, तो 3D मैपिंग पूरी हो सकती है। एंड बिकॉज इट कैन मैप इन 3D, तो इसी वजह से अगर लैंड इंक्रोचमेंट जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर लगातार यहाँ पर काम जो है वो किया जा सकता है। सो इसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो की पीपीटी या फिर आपको स्टैटिक के जो नोट्स है, देखिए प्रीलिम्स जल्दी ही आने वाला है, इट्स ओनली 274 डेज लेफ्ट। तो प्रीलिम्स से पहले आप लोगों के पास में पढ़ने के लिए नोट्स तो होने ही चाहिए, बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। सो आप लोग खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स और अगर आपको लग रहा है कि बिना नोट्स के प्रीलिम्स हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक मिस्टेक साबित हो सकती है। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग नोट्स फॉर यू गाइज। मैं 4 से 5 बुक का सोर्स लेती हूँ और उसमें से परफेक्टली जो नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, जिसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम कुछ प्राइस वगैरह बताएंगे, आप खरीद सकते हैं। नहीं, कोई प्राइस नहीं, इट इज़ फ्री फॉर यू ऑल। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, आपका मन करता है, तो वहाँ पर आपको जो PDF है वो वीकली बेसिस पर यहाँ पर मिलता रहेगा नोट्स का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपको नहीं अच्छा लगता यू कैन स्किप ऑल्सो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर यू गाइज आई हैव टू टेल यू ऑल दिस, एंड यहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेन से रिलेवेंट सभी के सभी आर्टिकल को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वुमन जो हैं वो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऑफिस के अंदर काम कर रही हैं। एंड स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिकॉज जितना होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट रेशो उतना नहीं है। ये मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है एंड ऑब्वियसली दिस इज अ आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू, तो हम एक एक करके अब मेंस के हिसाब से इस पर काम करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही क्यों जाता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट वनरेबल सेक्शन। वनरेबल सेक्शन इज वुमन। वुमन रिप्रेजेंटेशन कितना है लीडरशिप रोल के अंदर। सो GS पेपर 2 के हिसाब से हमारे लिए जो आर्टिकल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट छापी गई है वो एक्चुअली में क्या क्या बात कर रही है। यहाँ पर हम देख पाते हैं किस प्रकार से जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यहाँ पर छापी गई है वुमेन एंड मैन इन इंडिया के नाम से 2023, और ये जो है ये कहाँ देखने को मिलती है हमें, स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर। नाउ ये बताती है कि टोटल 7,62,712 वुमेन वर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एज अगेंस्ट 19,75,487 मैन। एंड इट इज़ ए ह्यूज गैप। आप खुद ही देखिए ना, कहाँ 7.5 लाख और कहाँ ऑलमोस्ट 20 लाख जो मैन हैं उनको आप कंपेयर करेंगे तो इट इज़ नॉट इवन 1/3। इट्स काफ़ी बड़ी ये बात हो जाती है। हाँ, 1/3 से थोड़ा ज़्यादा हम बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल जो वुमन रिप्रेजेंटेशन है वो 50% होना चाहिए ना, बिकॉज प्रकृति जो है, नेचर जो है, दैट हैज़ मेड अस लाइक 50-50, तो हमें वो 50% होना चाहिए। बट इज़ इट नॉट दैट, तो हमें क्या करना चाहिए, और ये सारी चीज़ों पे हम बातें देखेंगे। सबसे पहले तो ये इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम गवर्नमेंट ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हेयर फॉर द प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर। सीनियर मैनेजमेंट की हम ज़्यादा जो है वो बात करें, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग रोल्स जो है वो इनएडिक्वेट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 34,879 वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने 2023 में यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस को हेल्ड किया है, एज कम्पेयर टू 1,86,946 मैन के। तो ये कंपैरिजन भी हमें बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो वुमेन वहाँ पर भी अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, वहाँ पर भी बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रही है। हालांकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ग्रोथ कर रही है, लगातार बढ़ रही है। वुमेन लेड जो स्टार्टअप्स हैं, हम उन्हें भी नंबर ऑफ वुमेन लेड रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जो है वो सर्च कर रहे हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 47.6% जो टोटल रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं उसमें से इतना भाग वुमेन लेड स्टार्टअप्स का दिखाई दे रहा है। जुडिशरी की अगर हम बात करें
तो जुडिशरी में हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर 14% महिलाएं हैं जो हाई कोर्ट में दिखाई दे रही हैं, एंड देर आर 7% ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये रिपोर्ट बता रही है, तो ये तो बहुत ही लेस नंबर है। तो हम देख पाते हैं कि कैसे मोस्ट ऑफ द सेंटर में जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एज कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप, एज कम्पेयर टू स्टार्टअप। हाँ, स्टार्टअप में हमें जो है रिजल्ट वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इसके पीछे के रीज़न क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड दैट। तो चैलेंजेस को हम एक एक करके समझते हैं, और उसके बाद में, क्योंकि इससे जो आपका आंसर है क्वेश्चन ये आ सकता है जीएस पेपर 2 के अंदर में, तो इसी वजह से थोड़ा डिटेल में मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली जेंडर बायसनेस इज देयर। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे स्टीरियोटाइप एंड जो बायसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वुमन को ऑफन लीडरशिप एबिलिटीज़ पे उन पर शक किया जाता है। आप देखेंगे ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अजीब से जोक बनाए जाते हैं, मजाक होते हैं। तो ड्राइविंग के ऊपर मजाक बना दिया कि उनको ड्राइविंग नहीं आती। तो स्टीरियोटाइप ऐसे बहुत है कि उनको तो सिर्फ घर में रहना चाहिए, रसोई में रहना चाहिए। ये जो स्टीरियोटाइप है ये उनको आगे बढ़ने से रोकता है। इवेंचुअली फैमिली एंड एज वेल एज सोसाइटी वो सभी इस चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ये बायसनेस बहुत है, लेस कैपेबल लीडर उनको माना जाता है। इसी वजह से ये सबसे पहला कारण हम देख पाते हैं। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस भी वुमन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो बना दिया जाता है। वाई? देखिए, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ अपनी तरफ से, ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये बातें हमें पता चलती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में, जो कि 2023 की रिपोर्ट है। और वहाँ पर पता चलता है कि स्टिल बेशक जो वुमन है वो बेशक वर्किंग वुमन क्यों ना हो, लेकिन चाइल्ड केयर इज़ देयर प्राइमरी रोल इन द हाउस होल्ड। अभी भी जो चाइल्ड केयर है, बच्चों को संभालना और बच्चों के ऊपर मोस्ट ऑफ द फोकस जो करना, वो वुमन का ही रोल माना जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड, हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कम होने का एक ये भी कारण है कि हाउस होल्ड की जिम्मेवारी उनके ऊपर स्टिल बहुत ज़्यादा रहती है। अगर वो काम कर भी रही हैं, जुडिशरी में भी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी पोजिशंस पे क्यों ना पहुंच जाए, स्टिल उनको अपने जो घर का काम होता है वो खुद से ही संभालना पड़ता है, अगर ऑब्वियसली उन्होंने हाउस हेल्प वगैरह नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से जो ये लैक ऑफ सपोर्ट दिखाई देता है और उनके ऊपर जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब उनको बाहर का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, एज वेल एज दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर टू देयर चिल्ड्रंस। तो ये सब उनको कहीं ना कहीं रिप्रेस कर रहा है और रोक रहा है। नाउ इसके अलावा जो फोर्थ चैलेंज हम देख पाएंगे दैट इज़ पे डिस्पैरिटीज़। अब सेम काम के लिए हमें पता चलता है, अब ये भी मैं कोई अपने आप से बात नहीं बना रही हूँ, ये भी हम देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की जो रिपोर्ट है उन्होंने ही इस बात पे भी फोकस किया है कि किस प्रकार से यहाँ पर लगभग 20% का पे गैप होता है। अगर एक मैन सेम काम कर रहा है, सेम जॉब पर अप्लाई कर रहा है, एंड इफ द वुमन इज डूइंग द सेम जॉब, तो उनको कम से कम 20% यहाँ पर कम इनकम मिलती है। सो ये भी कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है फॉर द वुमन एम्प्लॉयमेंट। नंबर 5 हम देखेंगे यहाँ पर वर्क प्लेस कल्चर। अब सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए वुमन और मैन, इंडिविजुअली हम ह्यूमंस की बात करते हैं, सभी के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन 2022 में लेह इन ऑर्गेनाइजेशन ने ये पाया कि कैसे एक में से हर 3 में से एक महिला जो होती है उन्होंने जेंडर बायसनेस एंड जो क्रिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट होती है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर फेस किया है। 3 in 1, इट्स अ ह्यूज नंबर। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी वुमन जो हैं, और ये कोई मैं अपने पास से फिर से बता रही हूँ कि ये डाटा मेरा नहीं है, दीज आर द लेजिटमेट डाटा जो कि यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। तो हम उस पर डाउट भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं डाटा में सर्वे में कुछ प्रॉब्लम्स होगा। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हर एक जो डाटा है उसके पीछे उनका पूरा का पूरा यहाँ पर वर्क होता है। उनके पूरी की पूरी हम देखेंगे कि कैसे जो करेक्टनेस है, जो हम देख पाएंगे उनका जो मेथड है उस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता है। तो दिस आर सम रीजंस जिनकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की साइड से वो हमें कम दिखाई देता है। करना क्या चाहिए? अब देखिए, वो वे फॉरवर्ड्स की हम बात करते हैं या फिर इन चैलेंजेस से लड़े, तो सबसे पहले तो जेंडर बायसनेस को ही ख़त्म करना पड़ेगा और घर से ही सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आप ये नहीं सब
या सोच नहीं सकते हैं कि आप बाहर जाएंगे सोसाइटी में और सब आपको सडनली चेंज हुए मिलेंगे। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको अपने घर से, खास करके जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनमें ये बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। आपको खुद एज एन एग्जाम्पल इस तरीके से काम करना होगा। उसके बाद ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस जो है, इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा। बीइंग अ हस्बैंड ऑल्सो, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फादर, आप सभी को सामने आना पड़ेगा। एंड यू गाइज हैव टू ऑल्सो डू सम चोर्स ऑफ हाउस होल्ड्स। आपको भी घर के कुछ काम करने चाहिए। दैट इज़ वेरी फाइन। एक घर जो दो लोगों से मिलकर बनाया हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ किसी एक घर में रहते हैं तो उन दोनों को भी उसके काम भी करने चाहिए मिलजुल कर, सो दैट वुमन कैन ऑल्सो लिव देयर लाइफ हैप्पीली एंड वो भी अपने करियर में अच्छा कर पाए। इसके अलावा ऑब्वियसली पे गैप को एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसे ही ये तो बहुत गलत बात हो जाती है कि सेम काम के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला जा चुका है कि पे डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर काम होना चाहिए, बल्कि सरकार के द्वारा इसके ऊपर एक कानून ही लेकर आया जाना चाहिए। तो ये भी हम देख पाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर हम जब बात करें वर्क प्लेस कल्चर की, जिसमें प्रमोशंस यहाँ पर कम मिल पाते हैं, और जब मैटरनिटी लीव्स आती हैं तो उसके बाद में मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं करना चाहते हैं फॉर द वुमेंस। ये सब को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा जो हमें एडवांस है वो होना पड़ेगा, बिकॉज आप छोटे हो सकता है कि लेवल पे आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, तो बड़े लेवल पे अगर हमारी वुमन जो फोर्स है, जो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लीडिंग रोल्स नहीं ले रही है, दैट मीन्स वी कैन नेवर बिकम ए डेवलप कंट्री। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें अपना जो छोटा स्वार्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा एंड साथ में आकर इस सारी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो अभी आया है, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, एंड ओपीएस जो कि ओल्ड पेंशन सिस्टम था। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम हम देखते हैं काफ़ी समय तक यहाँ पर चल रहा था। ओल्ड पेंशन सिस्टम को बदला गया न्यू पेंशन सिस्टम में। ओल्ड पेंशन सिस्टम में होता क्या था, 50% यहाँ पर जो आपने पहले लास्ट अपनी जो सैलरी ली थी, उसके बाद में जो आपने लास्ट सैलरी अपनी निकाली थी, उसका 50% आपको एज ए पेंशन के रूप में मिलता था। सडनली गवर्नमेंट को ये बहुत हैवी लगने लगा और उन्होंने क्या किया कि न्यू पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें यहाँ पर हम देख पाते हैं 2022 में ये जो है इसका इंट्रोडक्शन होता है। इसमें हम देख पाते हैं कि अब जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा कि 50% जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सीलिंग कोई रखी नहीं गई। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ न्यू पेंशन सिस्टम का, लेकिन स्टिल इसके साथ गवर्नमेंट गई और उन्होंने बोला कि अब क्या होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉय है वो सब अपना अपना प्रोविडेंट फंड बनाएंगे, यानी कि अपनी पेंशन के लिए वो खुद से भी कुछ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे, और गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 18% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी मंथली बेसिस पर, और 10% यहाँ पर जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है उसको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। नाउ जो सबसे बड़ा मेजर चेंज लेकर आई है गवर्नमेंट यूपीएस में, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो 50% वाली जो सीलिंग होती थी उसको दोबारा से लगा दिया गया है। दूसरा यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन था इसको भी हटा दिया गया है, और अब जो भी एम्प्लॉय इसमें यहाँ पर आकर अडोप्ट करता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को, देन उसको जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा था 10% अप्रोक्सीमेटली, वो अब उसको नहीं करना पड़ेगा। सो हैंस इट इज़ ए, हम देख पाते हैं कि इस तरीके से ये काम करेगा। बहुत ही सिंपली मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं वो सब आपको जानने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। जस्ट जीएस पेपर 3 के लिए आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि चिली का जो, चिली इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, हम देखते हैं कह रहे हैं कि यहाँ का जो अटाकामा साल्ट फ्लैट है वो लगातार सिंक कर रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लिथियम की माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। नाउ सबसे पहले लिथियम माइनिंग हो रही है तो लिथियम की बातें करते हैं। लिथियम क्या है? देखिए, लिथियम हम देखते हैं एक ऐसा मटेरियल है विच इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस एंड इट इज़ द नीड ऑफ आवर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, बीट योर लैपटॉप, बीट योर फ़ोन और योर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी व्हीकल्स होते हैं, ये सब कहाँ से चलते हैं? बैटरी से चलते हैं। एंड ये जो बैटरी है वो किस चीज़ से बनी होती है? दे कैन ओनली बी प्रोड्यूस विद गुड क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ लिथियम। तो लिथियम को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन निकाले तो इसको निकाले कैसे? हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लिथियम है वो कौन है? चिले आता है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर।
और इसमें से कैसे निकलता है, यहाँ का जो एरिया है अटाकामा साल्ट फ्लैट, इसमें से वाटर से सॉल्ट को अलग किया जाता है, देन इसको डिहाइड्रेट करने के बाद में जो लिथियम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और वहाँ से लिथियम की प्रोडक्शन होती है। बट बिकॉज ऑफ दिस जो लिथियम के जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और लगातार वर्ल्ड में इसकी डिमांड वैसे ही बढ़ रही है, लिथियम को पता है आप लोगों को वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। सो आप समझेंगे गोल्ड यानी कि ये क्या है, सफ़ेद सोना है, इतना इंपॉर्टेंट आज के समय पे ये हो चुका है। तो ये वाइट गोल्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन इन कारणों की वजह से ये जो सॉल्ट फ्लेट हमें दिखाई दे रहा है, ये एरिया लगातार जहाँ से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, उसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो लगातार सिंक करता जा रहा है। और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, ना तो गवर्नमेंट को और ना ही ज़्यादातर एनवायरमेंटलिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं उनको। पहले भी चिली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदला था अभी कुछ सालों पहले, कुछ 3-4 साल पहले, एंड अब फिर से इसके ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि ये एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेमिंगो बहुत पाए जाते थे। नाउ फ्लेमिंगो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक एनिमल है, खूबसूरत पिंक कलर का बर्ड होता है। तो क्योंकि यहाँ पर वोटर की, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वोटर कम हो रहा है, तो इसी वजह से फ्लेमिंगो की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर लगभग आधी हो चुकी है। बहुत सारे छोड़कर माइग्रेट कर चुके हैं, जा चुके हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है चिले के अंदर में। अभी हम देखेंगे कि ये 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर जो है लगातार सिंक करता जा रहा है। ये स्टडी हम देखते हैं कैसे जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग के अंदर में यहाँ पर पब्लिश हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ चिले के द्वारा ही की गई थी। अब हम देखेंगे इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहता है गवर्नमेंट का। फिलहाल अब हम इंडिया में यहाँ पर जीएस पेपर 3 यानी कि एनवायरनमेंट के लिए ही जो आर्टिकल है उनको एक बारी पढ़ लेते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने 3 जो नई रामसर साइट्स है उनको इंडिया में लेकर आए हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा रामसर साइट्स क्या होती है। दूसरा हम समझेंगे कि वाई वेटलैंड्स नीड प्रोटेक्शन, यानी वेटलैंड कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जो कि वेट है। वेटलैंड अब समझ रहे हो, 2 शब्दों से बना है। वेट मतलब कि गीला, लैंड मतलब कि कोई जगह। एक ऐसा वेटलैंड जहाँ पर वो मार्शेस भी हो सकता है, वो दलदल भी हो सकता है, वो कोई तालाब भी हो सकता है, दैट कैन बी एनी पॉन्ड और एनी फ्लोइंग बॉडी, जो भी है वेटलैंड है, एक ऐसी जगह है। उसको प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है मैम? आप तो कहते हो कि एनवायरनमेंट में हर चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम कंजर्वेशन कर रहे हैं स्पीशीज़ का, हम कंजर्वेशन कर रहे हैं प्लांट्स का, हम कंजर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन ताकि ज़्यादा रिलीज़ ना हो, तो हम फ्यूल वगैरह पे भी ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग एनिमल पे भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वेटलैंड की क्यों यहाँ पर हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करने की नीड है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टैटिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जस्ट कौन कौन सी वेटलैंड साइड है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है नागराजा बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। एक ये, दूसरी यहाँ पर है कजुवाला सेंचुरी, अगेन इट इज़ इन तमिलनाडु, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड इन साउथ इंडिया। इसके बाद हम तवा रिजर्वोयर को देख पाएंगे, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। देखिए, हम देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने 3 नई रामसर साइट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अब इंडिया के अंदर भी 85 जो हमारी रामसर साइट्स हैं वो टोटल हो चुकी हैं। तो 85 ऐसे लैंड आपको दिखाई देंगे जो कि वेटलैंड के नाम से जाने जाएंगे, एंड दे आर प्रोटेक्टेड एज इन रामसर साइट्स और रामसर कन्वेंशन। क्या है रामसर कन्वेंशन, चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो कन्वेंशन है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ मार्श, फैन, पिटलैंड, वाटर, इन सारी चीज़ों को, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, इनको क्या बोलते हैं, एक ऐसा लैंड ऑफ वाटर होना चाहिए जो कि या तो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, विद पार्ट भी हो सकता है, फ्लोइंग फ्रेश वाटर भी हो सकता है, इट कैन बी अ रिवर जो कि बह रही है, और इट कैन बी स्टैटिक जो कि एक जगह पर थमा हुआ है। तो ये कुछ भी हो सकता है जिसमें इसकी जो डेप्थ है बस वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको एज अ वेटलैंड की तरह हम मानेंगे। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरह माने तो वेटलैंड जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है। यानी कि यहाँ पर एक तो ये बहुत ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर खींचते हैं, दूसरा इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ जो हम ले पाती हैं, रेप्टाइल्स वगैरह इसमें रहते हैं, बहुत सारे टाइप के जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि
कंपेयर करते हैं रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ जैसी जगहों से इनको कंपेयर किया जाता है। इसमें वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, फिश, मैमल्स ये इसका पार्ट हो सकते हैं। वेटलैंड की वजह से जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उनको रेगुलेट करना इजी हो जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इजीली यहाँ पर हो जाती है क्योंकि बहुत सारा जो कार्बन है एटमॉस्फेयर से वो यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। नाउ अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो रामसर कन्वेंशन में हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो है गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 1971 के अंदर रामसर, जो कि एक साइट है ईरान के अंदर में एक जगह है रामसर, वहाँ पर साइन किए गई थी। इंटरनेशनल लेवल की ये ट्रीटी है। तो हम देखते हैं 1971 में ये साइन होती है और ये फोर्स में आती है 1975 से, यानी कि कोई चीज़ है जो 1971 में साइन हो चुकी है, लेकिन वो लागू कब से हुई, 1975 से 1975 से। तो इसके बाद से ये लागू हो जाती है और इसी में एक ऐसी रामसर साइट का दर्जा किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जो भी सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती होगी, सिर्फ कंट्री के लिए नहीं बल्कि जो भी यहाँ पर अदर एरियाज है उनके लिए भी, और ऑल ओवर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो सभी के लिए जिसकी इम्पोर्टेंट है, हैंस उसको एक रामसर साइट का यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा। करंटली ये जो कन्वेंशन है इसमें 172 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं और लगातार वर्ल्ड वाइड वेटलैंड रिजर्व जो हैं उनको यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। वाइल्ड यूज़ ऑफ वेटलैंड हैबिटेट हो रहा है। इंडिया ने कन्वेंशन 1982 में ज्वाइन किया था, यानी कि उस समय पे जब इसकी संधि हुई थी उस समय पे इंडिया वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ इट। इंडिया में जो सबसे पहली यहाँ पर जो वेटलैंड था वो था चिलिका लेक। तो चिलिका लेक आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक हमें उड़ीसा में दिखाई देती है, जो कि क्या है, बिल्कुल मैरीटाइम बाउंड्री पे हम देख पाएंगे बे ऑफ बंगाल के पास में। तो चिलिका लेक है उड़ीसा में। उसके बाद कियोलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, इन सबको यहाँ पर रामसर साइट्स में 1982 में ही ऐड कर दिया गया था। रामसर साइट्स जो है एशिया के अंदर वो मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन से लेकर तशाई मशोरी एंड पेंगोंग शो लेक जो है रिवर जो है वो क्या है, वो भी हमें रामसर के अंदर दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे तिब्बत के अंदर मास वेस्टिंग हो रही है, जो कि इंडिया के लिए एक वरी का यानी कि चिंता का विषय हो सकता है। मास वेस्टिंग क्या होती है मैम, इतना क्या हो गया है कि यहाँ पर इंडिया को चिंता करनी पड़े, कोई चीज़ तिब्बत में हो रही है। मास वेस्टिंग का मतलब होता है कि ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कोई जो ज़मीन का टुकड़ा है, कोई पत्थर वगैरह हम देख पा रहे हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है। बिकॉज हमें पता है कि लद्दाख इज़ ऑन हाइयर एल्टीट्यूड, तो वहाँ से अगर कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो क्या गिरेगी, वो नीचे की तरफ आएगी। नीचे क्या है, इंडिया है। सदर्न साइड में भी हम इंडिया को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें असम एंड अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो उसके लिए काफ़ी हम देखेंगे कि यहाँ पर चिंता का विषय क्रिएट करते हैं। मास वेस्टिंग तिब्बत में हो क्यों रही है, दैट इज़ इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो डेब्रीज आती हैं। देखिए जो ये वेस्टिंग हो रही है ना लगातार, इसमें सबसे बड़ा अर्थक्वेक भी कहीं पे आता है। आपको पता है कि हमें वैसे भी पता है कि यूरेशिया और एशिया की प्लेट जो यहाँ पर हम देखते हैं, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट जो आपस में टकराती है, इस वजह से बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है हिमालय के रीजन में। तो वो दिल्ली, हरियाणा, इन सारे एरिया में हमें देखने को मिलेगा। आज तक का जो सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड में हमने अर्थक्वेक देखा है वो भी ऑलमोस्ट 8.6 मैग्नीट्यूड का कहाँ देखा है, इसी रीजन में देखने को मिला है। उसके बाद समथिंग 6 मैग्नीट्यूड का भी 2016 में हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर अर्थक्वेक जो था वो देखने को मिला था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। अब लगातार क्या हो रहा है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि तशोंग शो नाम से जानी जाती है तिब्बत के इस एरिया में, वो बहुत सारी डेबरीज को, बहुत सारा जो मलबा होता है उसको साथ में लेकर बहती रहती है। और हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में वो 800 टन तक का अपने साथ में डेबरी लेकर आती है, क्योंकि जब वो थोड़ी सी स्लो होती है अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद में और असम में एंट्री करते हैं, उसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री करती है वैसे ही उसका नाम यहाँ पर जमुना हो जाता है। और ये जो जमुना है ये मिलियंस ऑफ टन्स जो डेबरी है अब अपने साथ में इकट्ठा करके वहाँ तक ले जा चुकी होती है। तो ये जो मास वेस्टिंग लगातार हो रही है ये क्या है, इंडिया के लिए एक जोग्राफिकल इवेंट बेशक है, लेकिन स्टिल इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेबरीज भी ज़्यादा आ रही है और किसी भी समय पे यहाँ पर कोई भी जो लैंड का टुकड़ा है वो भी इंडिया के किसी भी क्षेत्र पे, खासकर अरुणाचल प्रदेश एंड असम के अंदर यहाँ पर गिर सकते हैं बार बार। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है।
बट वाई दिस इज़ हैपनिंग, दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी तक मोस्टली हमें प्रॉपरली इसके पीछे के कारण का नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर तो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ह्यूमंस जाकर माइनिंग ही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो सब हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऑल्दो चाइना की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे जो रोड इनिशिएटिव्स वगैरह हैं वो किए जा रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं कि इसके पीछे एक कारण माना जा सकता है। स्टिल अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा। ऑल्दो सैटेलाइट से एक लगभग 149 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनसे इमेजेस लेकर हमने इस मास इवेंटिंग के बारे में डिवाइड किया है, अभी हमें इसके बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल सिविक पुलिस वॉलंटियर के बारे में कि ये पुलिस वॉलंटियर एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, अभी जो आप लोगों ने कोलकाता का रेप केस के बारे में सुना होगा, समझा होगा, तो उसके जो एलिस्ट यहाँ पर माना जा रहा है कि जिसने भी ये किया है, अक्यूज्ड जो है, वो माना जा रहा है कि उसके पास में हॉस्पिटल का एक्सेस था। और एक्सेस क्यों था? बिकॉज ही वॉज ए सिविक पुलिस वॉलंटियर। लेकिन ये वॉलंटियर है क्या? ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भर्ती होते हैं। ये कोई गवर्नमेंट के ऐसे अधिकारी नहीं है, जस्ट दे आर वॉलंटियर्स। आप लोगों को वॉलंटियर वर्ड का मतलब पता होगा, जो अपनी इच्छा से किसी काम को करना चाह रहे हैं, ये आते हैं। बांग्लादेश में हम देखते हैं कि ये जो वॉलंटियर है वो एक्चुअली में 2019 में शुरुआत इसकी हुई थी। तो 2019 में इसकी शुरुआत होती है और ये चाहते थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे वॉलंटियर आए जो विलेज पुलिस की तरह काम करे, जो रियल पुलिस होती है उनके लिए जो मिनिमम काम है उनको ना करे। फॉर एग्जांपल, पुलिस जो है वो ज़्यादातर केसेस पे फोकस कर सकती है, एंड दीज सिविक वॉलंटियर क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पर सामने आकर जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकते हैं, या फिर और जो कुछ काम होते हैं जो कि इसी प्रकार से है, सिविक लेवल पे है, छोटे काम है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, या फिर पंचायत लेवल पे जो हम देखेंगे डिसिप्लिन वगैरह उसको रखना, तो उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सफाई वगैरह में ये पूरा अपना योगदान जो है दे सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इनको अप्रोक्सीमेटली 9,000 से लेकर 10,000 रुपये यानी पर डे का इनको क्या मिलता है, इनकी जो वेजेस होते हैं वो इनको दिए जाते हैं 310 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इनको दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर, खासकर हाई कोर्ट ने, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट, हम देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता ने इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी तरफ से ये भी दिखाया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी उठाया है। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको बंद नहीं किया। पुलिस के अंदर अभी हम देखेंगे लगभग 1,86,000 से ज़्यादा यहाँ पर इन वॉलंटियर्स को हम पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में देख पाते हैं। तो ये यहाँ का सिविक वॉलंटियर सिस्टम है, जो कि आपको यूजुअली, अगर कुछ लोग वेस्ट बंगाल से नहीं हैं तो इसके साथ में रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट दिस इज़ द सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। दूसरे स्टेटमेंट बात कर रहा है इसी से रिलेटेड कि 2013 का जो पैनल है उन्होंने डेथ पेनल्टी फॉर डेथ, जो रेप किया जाता है उसके लिए दिया था। कैसे वो दिया गया और क्या उसके कोई खिलाफ भी था? तो हमें समझ में आता है कि ये जो ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ है डॉक्टर का कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को, उसके बाद में बहुत सारी वॉइसेस उठने लगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले विच आर डिमांडिंग डेथ पेनल्टी फॉर द अक्यूज्ड। इसी के लिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी को यहाँ पर बिठाया गया था, जो कि ऐसे ही कुछ जो क्रिमिनल केस थे उसके लिए कभी बनी थी। 2013 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, 2012 में जब ऐसा ही एक ब्रूटल केस ऑफ रेप यहाँ पर सामने आया था। और तब हम देख पाते हैं कि जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो थी उन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं देनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला था कि 7 साल का जो फॉर्म होता है उसको 20 साल के लिए आप सजा कर दीजिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए सजा जो है ऐसे कि उसको दे देनी चाहिए। बट डेथ पेनल्टी इज़ अ वेरी बिग स्टेप और वो शायद इंडिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि डेथ पेनल्टी से भी जो क्राइम है वो कम नहीं आते हैं। अगर हम आंकड़ों के साथ में जाए तो बेशक ये बहुत कठोर एक पेनल्टी है, बहुत कठोर सजा है, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट उतने नहीं हैं, आंकड़े उतने नहीं हैं। इसी वजह से जो फोकस है वो हमें दूसरी तरफ करना चाहिए। बट अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट कानून बनाती है, दोबारा हमारी जो BNSS बनाती है, क्रिमिनल IPC को बदलती है, उसमें भी डेथ पेनल्टी को रखा गया है। तो ऑल्दो इट वाज नॉट रिकमेंडेटरी, बट स्टिल गवर्नमेंट जो है वो इसके साथ में आगे बढ़ी। टॉकिंग अबाउट मैरिटल रेप, तो JS जो कमेटी थी, जस्टिस कमेटी, उन्होंने बोला था कि मैरिटल रेप को भी रेप की परिभाषा में इंक्लूड करना चाहिए, बट गवर्नमेंट डिडंट
शुडंट डू दैट एज वेल, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि रेप, अगर इफ़ योर वाइफ इज़ मोर देन 18 ईयर्स, तो वहाँ पर उसको प्रूव करने किया जाना कि वॉज दिस मैरिटल रेप और नॉट, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। एंड गवर्नमेंट इसी वजह से इसको मैरिटल रेप की परिभाषा में, रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप को कंसिडर नहीं करती है। नाउ अगेन हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर ही इन्वेस्टिगेटिंग इन पर्सनस विद इन्वेस्टिंग, यानी कि ज़्यादा पैसा लगाना किसी चीज़ में, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर इंडिया को ऐसा करना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? देखिए, ये कहते हैं कैसे, एक रिसेंटली एक मूवी यहाँ पर आई है, हिंदी मूवी श्रीकांत के नाम से, जिसमें राजकुमार राव जो है वो एज अ एक्टर यहाँ पर लीड की तरह काम कर रहे हैं। एंड दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अ रियल मैन। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की बात हो रही है, जो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे विजुअल इम्पेयरमेंट को उनको चैलेंज था, बट स्टिल ही केम आउट ऑफ दैट, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट होते हुए उन्होंने अपना नाम बनाया। नाउ इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ए लाइफ ऑफ डिसेबल पर्सन, तो आप बिल्कुल इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें कि कैसे हमारा जो इंडिया है वहाँ पर डिसेबल पर्सन को एज अ जो कम है वो बहुत कम आंका जाता है। वी डू नॉट सपोर्ट देम मच, अवर सोसाइटी सेज दैट दे आर बर्डन ऑन द फैमिलीज, एंड हैंस फैमिलीज ऑल्सो स्टार्टिंग टू थिंक लाइक दैट। फैमिली को खुद लगने लग जाता है कि कैसे, इवन सेम हैज़ नरेटेड इन द स्टोरी एज वेल, कि श्रीकांत के जब पेरेंट्स उसको पढ़ाना चाहते थे, सो देयर सोसाइटी, देयर सराउंडिंग पीपल, देयर नेबर्स टोल्ड देयर पेरेंट्स दैट ही शुड नॉट बी टीचीज, वाई यू आर गिविंग देम एजुकेशन, एंड वाई यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन ए पर्सन, ऑन ए चाइल्ड लाइक श्रीकांत। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स उनके ऊपर आते थे, बट दे डिडंट लेट देम डाउन, एंड ऑल्सो टू देयर चाइल्ड वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन हु डिड गुड इन देयर लाइफ, बट उनको काफ़ी सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ा। और ये अब कह रहे हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में से इस हर्डल को, चलो हम सभी की सोच तो नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट उनकी लाइफ को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। और आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, अगर आप लोग भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको भी यहाँ पर अगर पावरफुल पोजीशन चाहिए तो पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। यू शुड बी नोन फॉर एम्पथी, यू शुड बी नोन फॉर योर सिंपथी, एज वेल एज आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे बहुत सारे लोग जो है किसी को डिफेम करने के लिए या फिर उनको नीचा दिखाने के लिए डिसेबिलिटी को एज अ गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। दैट शुड नॉट बी डूइंग, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो इसी वजह से हमें फोकस करना होगा कहाँ पर, एक तो खुद के किरदार के ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़कर देखेंगे तो इथिक्स से बाहर निकल कर देख पाएंगे कि PWD जो होते हैं, यानी कि फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे हमारे पास, हमारी जो यूपीएससी कम्युनिटी है उसमें भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि ईरा सिंघल जो कि यूपीएससी के अंदर टॉपर रह चुकी हैं, एयर 1 लेकर आ चुकी हैं। तो हमें इनको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए, बट अभी करना क्या चाहिए? देखिए, 2023 में रिपोर्ट आई है निफ्टी 50 की, हम देख पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें से केवल 1% जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है वो वहाँ पर काम करते हैं। तो 50 टॉप कंपनीज में विद ओनली 1%। सबसे पहले तो इनिशिएटिव दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जापान जैसे कंट्रीज़ में किया जा रहा है, सो दैट गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ दे सके और यहाँ पर ये जो पर्सन्स है इनको भी मौका मिले। दूसरा ये किया जा सकता है, रिजर्वेशन की तो हम बात करते हैं वनरेबल ग्रुप के अंदर, और गवर्नमेंट जो यहाँ पर हम पोस्ट वगैरह देखते हैं उसमें रिजर्वेशन है फॉर PWD, बट इट इज़ नॉट इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो वी शुड कम फॉरवर्ड, अवर गवर्नमेंट शुड मेक एनी रूल लाइक विच हैज़ बीन डन इन टू द कंट्रीज़ लाइक मलेशिया की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी 100 पीपल से बड़ी कोई भी कंपनी अगर बन जाती है तो उनकी जो वर्क फोर्स है उसमें 2 से 5% तक जो पीपल हैं वो पीपल विद डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जहाँ से एग्जाम्पल लिया जा सकता है। नाउ इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर विच इज़ मोस्ट मैंडेटरी, किसी भी जो देश अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन हमारे बहुत सारे शिक्षा संसाधनों में मोर देन 86% यहाँ पर हम देख पाते हैं हायर एजुकेशन के अंदर कि कैसे जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए रेस्ट रूम तक नहीं पाए जाते हैं, बाथरूम तक जो है वो नहीं मिलते हैं। सो ऐसी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और इन्हीं पे काम करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट हमें करना चाहिए बिकॉज दे आर
also citizen of this country, and they have total right. They also having a fundamental right, Article 21 and Article 14, which is talking about the right to equality as well as right to life. तो उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, हम इसको मेंस में देखेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर में, जिसमें माइग्रेशन एज वेल एज इनकम दोनों पे ही बातें हो रही हैं कि कैसे कुछ इंडियंस जो हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनकी जो इनकम है अगर वो डेवलप कंट्री के अंदर जा रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 100% ही डबल हो जाती है. यानी कि मान लो यहाँ पर वो लोग 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे, तो बेशक वो लो स्किल वर्कर हो, वो डेवलप कंट्री में जाने के बाद में 60,000 1 ईयर में कमा लेंगे. अब ये सब देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि कनाडा और यूएस के अंदर जो एक ट्रक ड्राइवर होता है वो जितनी मनी कमाता है मेक्सिको में सेम काम करने के लिए वो एक्चुअली में यहाँ पर 153% लेस मनी जो है वो कमा पाते हैं. बांग्लादेश के जो कुछ स्किल लेबर्स होती हैं वो तो हम देखते हैं 210% से भी ज़्यादा जो उनकी इनकम है वो बढ़ जाती है. घाना जैसी कंट्रीज़ में से इट इज़ 153. एंड इंडिया से जो माइग्रेंट यहाँ पर जाते हैं जैसे कि यूएसए के अंदर आप यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ इंडियन वर्कर जो कि यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, उनकी इनकम भी 118% बढ़ जाती है. हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पर इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है, इनके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट दैट मच कि अगर हम इंडिया में ही उनको उतना कंपेयर करें तो यस ये हमारे पास में कुछ आंकड़े आए हैं. प्रीलिम से रिलेवेंट हम न्यूज़ को देखेंगे. सबसे पहली न्यूज़ जो है वो बात कर रही है फिग जूस की, जो कि पोलैंड में पहली बार भेजा गया है. एग्रीकल्चर हम देखेंगे पीआईबी के ऊपर इसको छापा गया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जहां पर गवर्नमेंट की जो भी न्यूज़ होती है वो मैं लेकर आती हूँ सो दैट आप लोगों को भी कुछ भी आपका ना छूटे. और ये एक्स्ट्रा है जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा है. हम देखेंगे कि कैसे एपीडा यानी कि द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फिग जूस जो है उसको पोलैंड में भेजा है. अब ये कुछ ही दिन पहले हमें पता था कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोलैंड में गए थे, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जहाँ पर 1952 के बाद में कोई इंडिया का जो स्टेट ऑफ हेड है वो कहाँ पर गया है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट सॉरी, वो हम देखते हैं कि पोलैंड के अंदर गया था. और उसी के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ड्रिंक है इसको भी जीआई टैग ये फिक्स है, पुरंदर से बनते हैं, इनको भेजा जा रहा है. अगस्त 1 2024 से ही इनका जो डिपार्टेड है वो यहाँ पर करवा दिया गया है. सबसे पहले ये हम्बुर्ग पोर्ग जर्मनी में गए और उसके बाद में जब ये पहुँचे हैं पोलैंड में, आफ्टर दैट दिस न्यूज़ हैज़ केम आउट. नाउ चलिए आई थिंक इतना ही हमें जानना था. नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल स्पेस डे के बारे में. इंडिया ने पहली बार, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा है कि कैसे नेशनल स्पेस डे है जो वो सेलिब्रेट किया है. इसकी जो थीम थी वो हम देखेंगे 23 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया गया, एंड थीम वॉज टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा. अब हम देखेंगे कि इंडिया का जो पहला नेशनल स्पेस डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23 2024. 23 अगस्त 2023 वही दिन है जिस दिन इंडिया के चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई थी ऑन द नियर द साउथ पॉल ऑफ द मून, और उसका नाम हमने क्या रखा, शिव शक्ति पॉइंट. तो शिव शक्ति पॉइंट जो है उसका हमने नाम रखा है. नाउ इंडिया के स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो इट इज़ इसरो, दैट मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने 3 लूनर मिशन, मून मिशन अभी तक किए जा चुके हैं. फर्स्ट वन इज चंद्रयान 1 जो कि इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन था, 2008 में ये हो चुका है. 2019 में हम चंद्रयान 2 को देखेंगे जो कि इंडिजीनियस मिशन था, कम्प्लीटली हमने खुद से बनाया था, सारे पार्ट्स वगैरह और उसको ऊपर भेजा, एंड दैट वाज डन इन 2019 ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल टू डू वट एवर विच वॉज नॉट डन बाय द चंद्रयान 2. तो हमने उसी के लिए चंद्रयान 3 को जो है वो फॉलोअप मिशन भेजा 2023 में, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल मिशन. अब हम देखते हैं चंद्रयान 3 जो है वो वर्ल्ड्स का फर्स्ट ऐसा मिशन है जिसने सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर का जो साउथ पोल है वहाँ पर करके दिखाया है. इंडिया हैज़ नाउ बिकम द 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस. इससे पहले कौन कौन कर चुकी है, यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना. मैम अभी तो बोला आपने इंडिया पहली कंट्री बनी है, पहली कंट्री बनी है साउथ पोल पे करने वाली. उससे पहले ये जो 3 कंट्री है उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन साउथ पोल पे जो कि हमें दिखाई कभी भी नहीं देता है. अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि मून का सिर्फ एक ही भाग है जो हमें हमेशा दिखाई देता है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर वो किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा.
आई वुड लाइक टू रीड दैट। तो हमें क्यों मून का सिर्फ आधा ही भाग जो है वो हमें हमेशा दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे जो लैंडिंग साइट है उसका नाम स्टेशियो शिव तख्ती रखा गया है और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है। चलिए 3 कंपोनेंट इसके अंदर हमें देखने को मिले थे। एक इसमें प्रोपल्यूशन मॉड्यूल हम देख पाएंगे, उसके बाद एक विक्रम लैंडर था, देन देयर वाज अ प्रज्ञान रोवर एआई पावर्ड व्हीकल भी यहाँ पर था। की अचीवमेंट्स क्या क्या हुई है इसमें, एक तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, दूसरा जो हमारा रोवर था वो मून के ऊपर जाकर उसने सोइल के जो बहुत सारे पार्ट्स थे उसको वो वापस अर्थ के ऊपर लेकर आया। अब ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि हमें लूनो के सरफेस के ऊपर पॉल के पास में सल्फर की प्रेजेंस मिली है और ये यहाँ पर हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट थी। मैपिंग इन न्यूज़ में ऑलरेडी हम इसराइल को कर ही चुके हैं, गोलन हाइट्स को हम देखेंगे लेबनान के बीच में, यहाँ पर सीरिया को देख पाएंगे, दिस इज़ गोलन हाइट्स, दिस इज़ वेस्ट बैंक। यहाँ पर जब मैं इजिप्ट पढ़ा रही हूँ तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मोस्टली पीपल क्या सोचते हैं कि इजिप्ट सिर्फ इतना ही है जो कि हमें यहाँ पर ये जो रेड सी है और इसके ऊपर यहाँ पर हम देख पाते हैं सुएज कैनल को, इससे इधर दिखाई देता है, लेकिन नहीं, ये जो सिन्हाई का रीजन आप देख रहे हैं ना ये भी इजिप्ट के अंदर ही आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर कहाँ पर, उसके ऊपर हम जॉर्डन को देखेंगे, नीचे यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया को देख पाते हैं, देयर इट इज़ रेड सी, ऊपर मेडिटेरियन सी हमें दिखाई देता है। वोकेबलरी ऑफ द डे के इस बारे में बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे विंडिकेट को, जिसका मतलब होता है साबित कर देना, दैट मीन्स क्लियर समथिंग ऑन ब्लेम और सस्पिशन वगैरह, और जस्टिफाई यूर सेल्फ। तो क्या करें आप, यू आर विंडिकेटिंग। खैर आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए चल रही हूँ, बाय बाय टाटा। तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।